हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देख रहे हैं कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये मार्च का महीना है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कारण है कि कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी यह महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ। आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका का अधिकतर जो भाग है वो मरुस्थलीय है, पानी इतना वहाँ गिरता नहीं है। तो ये सब कारण हम बता रहे हैं कि कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है, फिर भी कृषि के क्षेत्र में यह महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। इसके प्रमुख कारण है, क्या क्या कारण है। सिंचाई के साधन सीमित हैं। ठीक है, महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि लगभग 10% है केवल। मतलब अगर महाद्वीप की भूमि 100% है तो केवल 10% ही भूमि खेती के लायक है। महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थली, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेतीला है, पठारी व वनों से ढका हुआ। इसलिए कृषि क्षेत्र में होते हुए भी यह महाद्वीप कृषि में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का कम विकास होने के क्या कारण है। इसका वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। फिर से वही बात आ गई, कारण वही लिखना पड़ेगा कि यातायात के मार्ग कम क्यों बने अफ्रीका महाद्वीप में। पहाड़ी भूमि है, पठारी भूमि है, घने वन है, या फिर मरुस्थल है, दलदली भूमि है। इन सब की अधिकता के कारण यातायात के मार्गों का विकास कम हुआ है, जिससे व्यापार भी सीमित ही होता है। वनों से मनुष्य और खच्चर वनोपज ढोते, यानी कि वनों से जो भी सामान निकलता है तो मनुष्य खुद ढो के लाता है या फिर खच्चर का प्रयोग किया जाता है। मरुस्थलों में ऊंट कारवा मार्गों पर यातायात के साधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भक्ति आंदोलन का तात्कालिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो ये देखिए आंसर, भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में पड़ा, जिसने जातिगत भेदभाव को दूर करते हुए मानव मात्र की समानता पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्रपात किया। तो ये सारे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो इस लाइन को छोड़ करके बाकी लाइनें आप लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। तो निम्न वर्ग के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाया। ठीक है, ये पूरा आंसर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता से पेशावर तक निर्मित राजमार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य किसके द्वारा कराया गया। तो वर्तमान में यह मार्ग किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कलकत्ता से पेशावर तक जो राजमार्ग है उसका पुनर्निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने। ठीक है, और इसको आज जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रांड ट्रक रोड। तो आप क्या कह सकते हैं उसको, जीटी रोड। ठीक है, फिर उसके नीचे एक तालिका देखिए आप। निम्न नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। इमारत का नाम, निर्माणकर्ता, कहाँ स्थित है, निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट सामग्रियाँ। जैसे लाल किला है तो लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। कहाँ स्थित है, तो दिल्ली के केंद्र में स्थित है। कौन सी सामग्री इसमें लगी, तो लाल बलुआ पत्थर लगा इसमें। ठीक है, उसी प्रकार ताजमहल के बारे में भी जानकारी है। पंचमहल किसने बनवाया था उसकी जानकारी है। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, किसने निर्माण करवाया, क्या क्या उसमें सामग्री लगी। ठीक है, तो सारी बातें हैं, आप इनको लिख लेना। आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में भाग नहीं ले सकते, क्यों। तो इसका कारण है कि किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में वो उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकते, क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य ही उसमें भाग ले सकते हैं। आगे है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 35 साल चाहिए। क्षमादान का अधिकार किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसी विधेयक को अंतिम रूप में मान्यता कौन देते हैं, तो राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब व क्यों जारी किया जाता है। तो देखिए, जब विधानसभा की कोई बैठक नहीं चल रही हो, ऐसे समय यदि तुरंत ही किसी कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मानचित्र देखकर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मानचित्र किसका है, यूरोप महाद्वीप का है। खनिज और उद्योग के मामले में ये मानचित्र है। ठीक है, लोहा, उसके बाद जो शक्कर उद्योग कहाँ स्थित है, ऐसे अनेक प्रश्न हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। तो ये प्रश्न रहे, कोयला उत्पादक देश कौन सा है, लोहा उत्पादक देश कौन सा है। तो हम इनके एक आंसर जानते हैं।
तो ये देखिए कोयला उत्पादक देश जर्मनी, रूस, पोलैंड, ब्रिटेन। और ये लोहा उत्पादक रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। फिर अगला प्रश्न क्या है देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मत्स्य उद्योग किस भाग में स्थित विकसित हुआ है। ठीक है, महाद्वीप के किन देशों में मोटर उद्योग स्थित है और शक्कर उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है, इनको भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए रूस, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पर मत्स्य उद्योग यानी कि मछली पालन उद्योग। ठीक है, उसके बाद मोटर उद्योग इटली, रूस, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लास्ट में पूछा शक्कर उद्योग कहाँ स्थित है। तो देखिए शक्कर उद्योग में कौन कौन से देश आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा रूस, आ जाएगा एक, आ जाएगा ब्रिटेन, आ जाएगा एक, आ जाएगा जर्मनी, आ जाएगा। ये 3 नाम आ जाएंगे शक्कर उद्योग में। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न। अगली है जोड़ी मिलाना है वे वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी के सामने क्या आएगा, कैस्पियन सागर आएगा। ठीक है, नुकीली पत्ती वाले वन तो टेगा, काकेशस पर्वत तो एल्ब्रुस चोटी, उसके बाद टुंड्रा तो रेंडियर, आल्प्स तो माउंट ब्लैक। ठीक है, ये जोड़ी हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम क्या क्या थे। अष्टप्रधान, तो देखते हैं अष्टप्रधान कौन कौन थे। तो ये देखिए सारे अष्टप्रधान, पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश, ये शिवाजी के अष्टप्रधान थे। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है, सभी इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मुगल कालीन चित्रकला में क्या क्या विशेषता थी, इसको लिखना। तो देखते हैं इस आंसर को। तो ये देखिए मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता, मुगल शैली के चित्र के विषय दरबारी शानो शौकत, बादशाह की रुचियों आदि रहे, प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन और उत्तम तथा कोमल आरेखन पर आधारित सुरम्य प्रकृतिवाद मुगल शैली की एक विशेषता है, सौंदर्य के गुणों से परिपूर्ण है। और आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि भारतीय और फारसी जो शैली है उसका मिश्रण हो गया है इसमें। ठीक है, तो ये 2 बातें आप इसमें लिख सकते हैं, केवल 2 ही बहुत रहेगी, ये दोनों ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए निर्यात क्या क्या बेचते क्या थे, सूती वस्त्र, मखमल, मलमल, गरम मसाले, हल्दी, नमक, ठीक है, अफीम, चीनी, मिश्री, गोंद, हीरे मोती, औषधियाँ आदि का निर्यात यानी कि हम बेचते थे। और सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इस्पात, कांच, दर्पण, शराब, घोड़े, मूंगा, पारा आदि का आयात किया जाता था। ठीक है, तो बहुत सारे सामान बेचे भी जाते थे और बहुत सारे खरीदे भी जाते थे। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश में एकीकृत न्यायालयीन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो ये आंसर गलत है, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से लिखना है आपको, भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है, अर्थात यहाँ शक्तियों एवं कार्यों का विभाजन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य हुआ है, किंतु इन सबके बावजूद भी यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है। यही हमारे प्रश्न में पूछा है कि भारत की न्यायपालिका एकीकृत है, इसका क्या मतलब है। इसका अर्थ पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के लिए पृथक पृथक न्यायालय नहीं है, ना ही यहाँ विभिन्न न्यायालयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, ये इतना आपको लिखना है, कहाँ तक, विभाजन तक लिखना है। और कहाँ से लिखना है, भारत की शासन व्यवस्था, यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो ये 4-5 लाइनें लिखनी, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 बातें रहेगी, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और फिर वह किसी भी राज्य या न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, यानी कि वो 10 वर्ष तक उसने वकालत करी हो किसी भी न्यायालय में, वही जो है भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, और एक ये भी इसमें अच्छा पॉइंट है कि राष्ट्रपति की दृष्टि से वह कानून का अच्छा जानकार हो। ठीक है, और इस वाले आंसर को देख लेना कि मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय वैसे तो जबलपुर में स्थित है, लेकिन इसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है, एक इंदौर में। ठीक है, यह खंडपीठ है, लेकिन मुख्य जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का। उसके बाद ठीक है, पेपर यहाँ समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।